नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सरकार एसेंशियल्स कमोडिटीज जैसे सब्जियां, अनाज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। हर रोज हम यहां पर कोई फैसला आता हुआ देखते हैं और उन कोशिशों का असर भी दिखने लगा है। नॉन एसेंशियल कमोडिटीज पर सरकार क्या कर रही है, वहां पर भी हम जानते हैं कि कुछ मीटिंग्स हुई बनी है। सातवें आसमान पे हमने काफी सारी कमोडिटीज यहां पर चढ़ते हुए देखी हैं। कई जगह पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी है, लेकिन सब्जियां, दालें, चावल, गेहूं, चीनी वगैरह की कीमतों में आई तेजी को कम करने के लिए आने वाले दिनों में सरकार इस पर कैसे नजर रखने वाली है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह। रोहित जी, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। और क्योंकि चर्चा में एज ऑफ नाउ प्याज हैं और वहां पर हमने देखा है कि सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा स्टेप आता हुआ नजर भी आया है, लेकिन कई तबकों से यहां पर कुछ प्रोटेस्ट भी हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि नासिक में ऑक्शन कल रुकती हुई दिखी। 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी को वो बहुत बड़ा और बहुत जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम मानते हैं। आप कैसे देखते हैं पूरा सिनेरियो? ये बिल्कुल गलत है कि ये जल्दबाजी में लिया गया और गलत फैसला है। ये किसानों के और उपभोक्ताओं दोनों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। और प्याज की कीमतों में, जैसा आपको पूर्व में भी विदित होगा, देयर इज अ सर्टेन सीजनैलिटी। और अभी जो महीना चल रहा है, इसके आगे फेस्टिवल सीजन में प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं। यद्यपि पिछले साल और उसके पिछले साल जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो लगभग बराबर है, पर इस बार जो क्वालिटी थी प्याज की, जिसमें जो हमने 3 लाख टन प्रोक्योर की है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था बिकॉज ऑफ द वेदर डिस्टर्बेंसेस। तो उस वजह से ऐसे अपेक्षा की जा रही थी कि शायद कीमतों में कुछ लोग अप्रत्याशित बढ़ोतरी का प्रयास करेंगे क्वालिटी के इशू पर। तो इसलिए देश में अवेलेबिलिटी बढ़ाए जाने के लिए हमने इंपोर्ट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये कदम उठाया है, और ये बिल्कुल सही कदम है। एज ऑफ नाउ प्रोक्योरमेंट कहां से हो रही है, कितने दामों पर हो रही है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार ने क्या कुछ रोड मैप बनाया है? सो प्रोक्योरमेंट, जैसा मैंने अभी भी कहा, 3 लाख टन तो हमारे पास आ गई है, और आगे 2 लाख टन, और जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है उसके बियॉन्ड भी। तो 3 लाख से 5 लाख टन का प्रोक्योरमेंट वो आज से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में लगभग 12-13 स्थानों पर नाफेड और लगभग 12-13 स्थानों पर एनसीसीएफ द्वारा आज से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी नरसिंहपुर के पास जो शाहपुर मंडी है, वहां पर भी प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है। तो इसका पर्पस ये है कि जहां पे उपलब्धता की कमी है, बिकॉज वी मॉनिटर प्राइसेस एट 545 पॉइंट्स एवरी डे अक्रॉस द कंट्री, तो उसमें हम ये डिटरमिन करते हैं बेस्ड ऑन डेटा कि किस जगह कीमतें ज़्यादा हैं और किस जगह पिछले वर्ष की अपेक्षा में ज़्यादा है। तो ऐसे जो पेन पॉइंट्स होते हैं उनमें हम इन्फ्यूज़ करते हैं, बोथ इन होलसेल एंड रिटेल। जैसे पिछले 4 दिनों में लगभग 5000 टन हमने प्याज इन जगहों पर भेजी है। और इसके अलावा रिटेल इंटरवेंशन भी कल ही चालू किया है, जो 25 रुपये प्रति केजी पहले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों से, और इसको अब अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। रोहित जी, अगर आप एग्री इकोनॉमिस्ट एंड एकेडमिशियन से बात करें तो उनका मानना यह है कि ऑफकोर्स जो सरकार यहाँ पर कदम उठा रही है कई जगह पर पर्याप्त हैं, सही भी हैं, लेकिन जब सरकार उस रोल में आ जाती है कि वो प्रोक्योर कर रही है, स्टोर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, शायद इन सम सेंस होल्ड भी कर रही है, तो वो सस्टेनेबल एज अ मेजर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल गलत है। And I would like to challenge those agri-economists who are, propagating this theory. We also have done our considerable homework, and we also have experience in this. हमेशा जो बफर है प्राइस स्टेबलाइजेशन का, हमेशा कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है, and this is not hoarding. I would like to object to the term that you are using. This is a buffer that is created by the government to meet a situation where traders want to take undue advantage of the situation. जहां पे जो व्यापारियों का एक तबका ऐसा प्रयास करता है कि कठिनाई के समय कीमतों को में तेजी लाई जाए, उससे निपटने के लिए सरकार के पास ये टूल है। एंड आई वुड लाइक टू चैलेंज एनी एग्रो इकोनॉमिस्ट ऑन दिस ऑन योर चैनल।
एक और चीज़ है, आई मीन दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ कोर्स। अगर हम टमाटर में जो सरकार ने कदम उठाए और जिस तीव्रता से उठाए और एक बड़े पैमाने पे लिए, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से लेकिन नेपाल में भी यहाँ पर इंपोर्ट हुआ और भाव यहाँ पर काफ़ी कम आते हुए नजर आए, ऑलमोस्ट 200 रुपए किलो के बाद। अब यहाँ पर मुंबई की भी मैं आपको यहाँ पर बात बता सकती हूँ कि मैंने कल यहाँ पर 60 रुपए किलो में लिए हैं। तो क्लियरली एब्सोल्यूट एक्कलेड्स और जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया काफ़ी सराहनीय था। कैसे देखते हैं अब आप यहाँ पर स्थिति और कितने समय तक यहाँ पर सरकार को इसमें बने रहना पड़ेगा? यू हैव टू सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है हमारा। हमारा उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से ज्यादा कीमतें ना चुकानी पड़े। दैट इज व्हाई वी इंटरवीन्ड। और जब तक टमाटर की कीमतें पूरे भारतवर्ष में जो नॉर्मलसी है वो अटेन नहीं कर लेंगी, तब तक हम इंटरवीन करते रहेंगे। और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का जो इस्तेमाल है वो इसीलिए किया जा रहा है। एंड आई हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ मी कि 13 जुलाई को जो कीमतें, जैसे आपने भी फरमाया, 200 के आसपास थी, वो सारी घटकर 50 रुपए के आसपास आ गई हैं होलसेल में, और रिटेल में भी और कम हो गई। बट वी विल कंटिन्यू टू इंटरवीन टिल दे अचीव एब्सोल्यूट नॉर्मलसी। और जो आपने अभी कहा कि ये प्रयोग सफल रहा है, मैं आपके माध्यम से सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्याज में भी ये प्रयोग सफल रहेगा, और इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है प्याज में। एंड द सेम मॉडल विल बी एप्लीकेबल इन अनियंस ऑल्सो। I actually want to deviate to other commodities also, क्योंकि जहां तक एसेंशियल कमोडिटीज की बात है आप लगातार यहां पर स्टेप्स उठाते भी रहे हैं। मैं दालों पर भी आना चाहूंगी, जहां पर हमने देखा है कि इंपोर्ट की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है, जहां पर क्लैरिटी भी है और माना जा रहा है कि ऑफकोर्स जिस तरह से अफ्रीका से यहां पर दालें आने की बात की जा रही है, तुअर एक है, चने में भी सरकार ने यहाँ पर बफर स्टॉक उनका अच्छा खासा है जो अब आपने यहाँ पर ऑन ग्राउंड बेचने की बात की है। तो ओवरऑल दालों में अब आपको किस तरह की स्थिति दिखती है? दालों में आई मस्ट कन्फेस कि तुअर में जो प्रोडक्शन कम हुआ था उस वजह से थोड़े चैलेंज हैं, और जब भी प्रोडक्शन कम होता है तो हमें आउटसाइड सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता है। और आउटसाइड सोर्सेज का चैलेंज यही होता है कि वहाँ क्रॉप कब हार्वेस्ट होके और कितना टाइम ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा। तो जैसा आपने सही फरमाया, अफ्रीका की स्पेशली मोजाम्बिक और मलावी की क्रॉप्स दे आर ऑन देयर वे, एंड इनफैक्ट एक 18,000 MT का कंटेनर पहुंच भी चुका है। तो उससे जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको कूल डाउन करने में सहायता मिलेगी। जिस तरह का प्राइस राइज उसके बावजूद भी देखने को मिला है, आई एम श्योर आप एक इट्स अ डेली थिंग, यहाँ पर लगातार काम करने की जरूरत भी पड़ती है। और क्योंकि अब यहाँ पर वेडिंग सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, बाजार जानता है कि अगला साल इलेक्शन सीजन भी है, इलेक्शन ईयर भी है, तो सरकार यहाँ पर लगातार कोशिशें शायद करती हुई नजर आएगी भी। तो ओवरऑल दालों को लेकर क्या आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं? आगे जाके क्या स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं और यहाँ से कितना प्राइस राइज आपको कंफर्टेबल लगता है? देखिए, दालों का जो मोटा मोटा जो नंबर्स हैं वो भारत में लगभग 280 लाख टन दालें कंज्यूम होती हैं और लगभग 270 लाख टन दालों का प्रोडक्शन होता है, गिव और टेक अ फ्यू लाख टन हियर एंड देयर। बट जो दालों का जो कॉम्पोजिशन है, चना, तूर, मसूर, उड़द या अन्य दालें, उसका जो रेशियो है वो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का थोड़ा फर्क है। उदाहरण के तौर पे तुअर, मसूर और उड़द में जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे कम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंस होती है। जैसे तुअर में हम म्यांमार और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से करते हैं, उड़द पूरी म्यांमार से ही करते हैं, मसूर हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। तो वो हम सारी जो अदर जियोग्राफीज हैं उसमें भी जो हार्वेस्ट है, जो प्रोडक्शन है, तो पूरे क्रॉप साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं। एंड वी गेट दिस वीकली रिपोर्ट्स बिकॉज वी हैव टू कैलिब्रेट our requirements vis-a-vis what is being produced there because we are dependent there। तो ये लगातार पर्दे के पीछे ये काम चलता रहता है, और इसी वजह से जैसे मसूर के दाम अब पिछले साल से भी कम है डिस्पाइट द फैक्ट कि MSP बढ़ा दी गई है। मूंग में MSP 10% बढ़ी है, उसके बावजूद भी जो है वो कीमतें उतनी बढ़ी नहीं हैं। और उड़द में भी जो MSP की बढ़ोतरी है उसके ऊपर हल्की सी बढ़ोतरी है, बट तुअर ऑफ कोर्स इज एन एरिया ऑफ कंसर्न एंड वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इट। ऑल्सो रोहित जी, हमने यहाँ पर काम होता हुआ देखा सरकार की तरफ से, चाहे वो चीनी एक्सपोर्ट कर्ब्स करना था या फिर गेहूं की बात है, चावल में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर आते हुए देखे ही हैं, और काफी हद तक इवन एज हम इंपोर्ट की बात भी करते हैं तो बहुत सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी है। क्योंकि अगर चावल की ही बात की जाए तो इसी महीने में हमने एशियन राइस प्राइसेस में 15 साल के हाईज बनते हुए भी देखे। तो सिर्फ ओनली आइसोलेटेड भारत में ये कंसर्न नहीं है, अगर हम इंपोर्ट की बात भी कर रहे हैं तो वहां पर भी जैसे आपने कहा, वहां पर सरकार की नीतियां, वहां पर प्राइसेस को भी यहाँ पर मद्देनजर रखना पड़ता है।
पड़ता है। तो आप कहेंगे कि आने वाले 6, 8, 12 महीने शायद एक दिक्कत वाले रह सकते हैं जहां तक फूड इन्फ्लेशन की बात है। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से सरकार इस समय त्वरित गति से स्टेप्स उठा रही है, मेरे ख्याल से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। और अगर आपने समय रहते उचित स्टेप लगा दिए, जिससे, एंड देयर आर टू क्रूशियल पैरामीटर्स, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स बोथ आर इंटर रिलेटेड। अगर आपने त्वरित गति से कदम उठाते हुए अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कर लिया, तो अफोर्डेबिलिटी अपने आप ट्रांसलेट होकर सुनिश्चित हो जाती है। ऐसा हमारा पूरे सिस्टम का मानना है। और मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये एकदम हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर होता है, और माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, उसमें लगातार बैठकें होती हैं, और उसमें से हमें डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। तो जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, आपने जिन कमोडिटीज़ का नाम बताया, सब में द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि जो हमारा देश का नागरिक है उसका कंजम्पशन, जो घरेलू उपलब्धता है, वो सर्वोपरि है। दैट इज आवर टॉप प्रायोरिटी, और बाकी की चीजें बाद में है। इसी के साथ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम के कंसर्न्स की, और नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में जो इन्फ्लेशन है उस पर भी बात करेंगे रोहित जी से। हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह जी बने हुए हैं। जैसे आपने कहा, सही मेजर्स हैं, आप लगातार उस पर नजर भी बनाए हुए रखे हैं, और समटाइम्स बिफोर मेजर्स भी हैं, ऑल ऑफ दैट इज गिवन। पर जिस तरह से अब वेदर यहाँ पर आता हुआ नजर आया, और ये पूरा साल मौसम के लिहाज से तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं गया। जून की शुरुआत यहाँ पर अगर हम सिर्फ मानसून भी अगर देखें तो जून में 10% डेफिशिएंसी थी, जुलाई बहुत बेहतरीन महीना था, लेकिन अगस्त में एज ऑफ नाउ हम 35 से 40% डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, और एल निनो इम्पैक्ट के बारे में अब ज्यादा बातें भी होने लगी हैं। क्या सरकार का कोई प्लान भी है, अगर जिस तरह से अगस्त है उस तरह से सितंबर भी बीतता है? यस, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो वेदर के चैलेंजेस हैं वही एग्री कमोडिटीज के चैलेंजेस के रूप में ट्रांसलेट होते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और इसीलिए जो मैंने पूर्व में कहा कि हमको त्वरित गति से ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे सुनिश्चितता बनी रहे। तो कंसर्न बिल्कुल जायज है आपका, बट आई वांट टू अश्योर यू कि गवर्नमेंट हैज इनफ weapons and enough tools in its pocket to appropriately address all of it. जस्ट कमिंग बैक, हम सिर्फ प्याज की बात नहीं है रोहित जी, लेकिन जैसे जो प्राइस एज ऑफ नाउ सरकार प्याज के किसानों को भी दे रही है, ज्यादातर किसानों का अब ये एक व्यू है कि इनपुट कॉस्ट यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से है, फर्टिलाइजर के माध्यम से है, बाकी इनपुट कॉस्ट यहाँ पर है। आप कैसे उन्हें देखते हैं? ऑफकोर्स एमएसपी बढ़ाना एक बात है यहाँ पर, लेकिन उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर रिटेल को यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि एक सपोर्ट लगातार है, जो किसानों की तरफ से यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर उनसे किस तरह की बातचीत है? नहीं, तो देखिए, जो आपने किसानों के हित की बात करी, मैं एकदम करंट उदाहरण देना चाहता हूँ आज ही का। अब जैसे आपने कहा कुछ लोगों ने मंडियां बंद कर दी, हड़ताल कर दी, मैं आपको आज के नंबर्स बताना चाहूंगा कि जो एफओबी है प्याज का पोर्ट पर प्राइस, वो $320 है। उसको अगर हम ट्रांसलेट करें कि जो सेलर है उसको कितने रुपए किलो मिलेगा, वो 18 रुपए किलो। वो भी जब हम ये मान के चलें कि जो मिडिल मैन है वो फेयरली जो बेनिफिट फार्मर को ट्रांसफर कर रहा है। हम आज सुबह से 24 रुपए 10 पैसे में खरीद रहे हैं प्याज। यू सी द डिफरेंस। तो फार्मर को जो एक्सपोर्टर से मिलने की अपेक्षा थी 18 रुपए, वो भी अगर इंटरमीडियरी जेन्युइन रूप से ट्रांसफर करे बेनिफिट को, वो 18 रुपए की अपेक्षा हम 24 रुपए में खरीद रहे हैं। वो इसीलिए कि हमें उच्च स्तर से निर्देश है कि किसानों का हित कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड यू आर राइट, दीज आर टू कंपीटिंग थिंग्स। एक तरफ किसान का हित है और इनपुट प्राइसेस से डिटरमिन होता है, वो बहुत सही कहा आपने। दूसरी तरफ उपभोक्ताओं का हित है, और उसी में बैलेंस बनाए रखना यही हमारा चैलेंज है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी गेट पेड फॉर, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई एंड एड्रेस एवरी डे। आई रिमेंबर टेलिंग यू रोहित जी दैट आई डू नॉट एनवी योर जॉब। काफी मुश्किल काम है यहाँ पर करना, और ये तो हमने एसेंशियल कमोडिटीज की बात यहाँ पर की है। नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। आई मीन, हम किसानों से और ट्रेडर्स से बात कर रहे थे गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहाँ पर अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। तो फिर चाहे वो कॉफी है, कोको है,
नॉट सो मच कोको, बट केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु में भी वहां पर चिंताएं हैं। तो ये नॉन एसेंशियल कमोडिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर भी किसानों को प्रॉब्लम्स हैं। मसालों की अगर बात की जाए तो सभी मसालों में इस साल बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। स्पाइसेस बोर्ड का जो डेटा आया है वो बताता है कि एक्सपोर्ट्स भी अच्छे खासे हुए हैं, तो जो इंडियन मार्केट्स में प्राइस रन है वो शायद यहाँ पर बरकरार आगे भी रह सकता है। तो नॉन एसेंशियल्स में, और जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के जो राज्य हैं, जो मेजर फूड बोल्स भी हैं इन सम सेंस, जहां पर अगस्त में बारिश हुई नहीं है, ये 2-3 चीजें कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो क्लाइमेट चेंज से ड्रिवन चैलेंजेस हैं वो तो दे आर हियर टू स्टे, और अनलेस हम अपनी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मिशन लाइफ के माध्यम से, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अनलेस द होल सोसाइटी, द होल सिस्टम टेक्स अ कंसिडर्ड व्यू कि हमें इस दिशा में बढ़ना है और क्लाइमेट चेंज को इस तरह से एड्रेस करना है, तब तक ये समस्याएं तो बनी रहेंगी। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जुलाई में रेंज ज़्यादा हो गई, अगस्त में फिर -40%। सो दीज चैलेंजेस हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट ओवर इन द रिसेंट ईयर्स। तो इनको हमें एड्रेस करने के लिए एक परमानेंट व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, वी हैव टू यूज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ स्टोरेज एंड मेनी अदर थिंग्स, बट दीज चैलेंजेस डू रिमेन। और जैसे most of this is driven by market forces, I think we are the only country which intervenes for the consumer to this extent. नॉन एसेंशियल कमोडिटीज पर भी रोहित जी क्या यहाँ पर नजर है अब, क्योंकि यहाँ पर भी अब इन्फ्लेशन की चर्चाएं होने लगी हैं? हाँ, हम इसको बिल्कुल मॉनिटर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारे 545 सेंटर हैं पूरे भारत में जहाँ से सारी प्राइसेस हम ये मॉनिटर करते हैं, और जो रिस्पेक्टिव इसके मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद भी करते हैं, और उनके साथ हमारा डायलॉग भी रहता है। पर उसमें वो किस तरह से इंटरवीन करेंगे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये उनका सब्जेक्ट है, एंड आई एम श्योर दे आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दिस। जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है रोहित जी, क्लियरली सरकार ने यहाँ पर काफी कदम भी उठाए हैं। आगे जाके जो 3-4-5 महीने के यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है, उस लिहाज से भी आप, जैसे आपने कहा, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आपको दोनों देखनी पड़ती हैं मार्केट्स में यहाँ पर आगे जाते हुए। और जिस तरह से अब खरीफ की हम प्रोडक्शन के नंबर्स यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप आगे की अवेलेबिलिटी? क्या कुछ है जो एज इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी के लिहाज से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, खरीफ में जो दो कमोडिटीज प्राइमरी कंसर्न की हैं, तो तुअर की जो बुआई है उसमें थोड़ा सा डिले हुआ था, बट हमने आज ही सुबह समीक्षा करी है कि जो ओवरऑल एरिया सोन है वो उतना ही रहेगा जो पिछले साल था, 1-2% इधर उधर रहे। और आजकल इसकी जो मॉनिटरिंग है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा रही है, तो द डेटा इज मोर एक्यूरेट। प्याज की बात करें तो जो खरीफ जो लगभग 30-35% होता है टोटल का, तो बाकी तो रबी में होता है, और ये खरीफ का प्याज काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद द फेस्टिवल सीजन। उसकी बुआई में डिले हुआ है, लेकिन जो टोटल एरिया है वो लगभग उतना ही रहेगा, ऐसा हम मॉनिटर कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एरिया, उड़द में जरूर लगभग 8 से 9% अभी लग रहा है कि कम होगा, बट वो भी उसकी भरपाई शायद हो जाएगी, हालांकि उड़द का सीजन लगभग समाप्त सा हो गया। सो वी कीप मॉनिटरिंग द एरिया सोन, बट उसमें आपको एक बात ये भी देखनी होगी कि जो ओवरऑल एरिया है वो तो लिमिटेड है, और किसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे पिछले साल जो तुअर का कम उत्पादन हुआ, एरिया भी कम हुआ क्योंकि कॉटन और सोयाबीन में बहुत सारे किसानों ने अपना जो इंटरेस्ट था उसको ट्रांसफर कर लिया और अब वहां पे वो क्रॉप्स उगाई। सो वी हैव टू देन इंसेंटिवाइज द सिस्टम। आपको विदित होगा कि लगभग 1 माह पहले उच्च स्तरीय निर्णय हुआ कि ये जो तीनों कमोडिटी हैं जिसमें इंपोर्ट पर निर्भरता है, तुअर, मसूर और उड़द, इसमें हम जो प्रोक्योरमेंट है एमएसपी पर उसको लिमिट नहीं करेंगे, हम 100% प्रोक्योर करेंगे। और ये संदेश राज्यों को भेज दिया गया है, and hopefully this and incentives like increase in MSP, because these are the only things we can do. Of course, investing in R&D on new varieties and high yielding varieties, वो तो चल ही रहा है पैरेलल में, बट किसान को ये अश्योर करना कि आपकी सारी खरीद, अगर मार्केट खराब हुआ तो हम एमएसपी पर खरीद लेंगे, उससे भी वो इंसेंटिव मिलता है। और एमएसपी की जो बढ़ोतरी की गई पिछले समय में 10%, 8%, 6% विभिन्न दालों में, उससे भी किसान इंसेंटिवाइज होता है। इतनी सारी कमोडिटीज और इतने सारे डिसीजंस के बारे में हमसे हमेशा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए और बहुत डिटेल में हर सवाल का यहाँ पर जवाब भी देने के लिए। शुक्रिया।